अपने लिए जीना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। कोई लोग बोलता है ना कि मेरा बेटा फलना बन गया, मेरा बेटा वो बन गया, वो बहुत आसान है। बहुत आसान है कि आप रात दिन मेहनत करके कुछ भी बन जाइए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है जब अपने हिस्से का भोजन काट के आप किसी को देते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि जब आपके सामने में 10 बच्चे भूखे पड़े हैं और आपको ये लगेगा कि उसको भोजन कैसे कराया जाए। कि संसार में वैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो आप 10 मिनट भी अगर यहाँ पर समय दिए तो वो आपका उसी सोशल एक्टिविटी में ही कहलाएगा। आप 10 मिनट भी समय दिए, बच्चों के साथ गुजारे, तो वो भी बहुत बड़ा चीज है। जब हम दिल्ली गए थे पुरस्कार लेने के लिए, उस समय एक व्यक्ति से मिले थे, वो केरल के थे, वो टोटो चलाते थे। तो हम पूछे कि आपको जो ये पुरस्कार मिल रहा है वो किस पर्पज से मिल रहा है, जानना चाहें। तो उन्होंने बताया कि जब कहीं पर शादी ब्याह का माहौल होता है या कुछ भी होता है, वहाँ भोजन बचता था तो हम टोटो लेकर के जाते थे और वहाँ से जो सामान फेंक देता है लोग उसको इकट्ठा कर लेते और रात में जाकर के वो बांटते थे, कहीं भी कोई भूखा है या कुछ भी है। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति वो चाह रहा है कि वो भोजन बर्बाद नहीं हो। हर घर में एक समय में एक व्यक्ति का भोजन फेंका जाता है। आप कुछ वैसा स्कीम बना सकते हैं कि ये भोजन किसी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप ठीक है यहाँ पर हैं, वंदना दीदी है, वंदना को आप सपोर्ट कर दिए, पर हर एक जिला में आपका कोई ना कोई एक वैसा टीम होना चाहिए जो आप अपने घर से एक मुट्ठी अनाज दे करके भी किसी का मदद कर सकते हैं। अब दीदी 15-16 साल की अवस्था से आप एक माँ बनना चुन ली है ना, और वहाँ से यात्रा करके आप यहाँ तक आकर इस मुकाम पर आप सफल हुई कि आपको राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल चुका है, एक अलग नाम, एक पहचान मिल चुका है। झारखंड विधानसभा के स्पीकर जैसे लोग आपके यहाँ पे आते हैं, कुछ फील करके जाते हैं, क्योंकि आप जो कर चुकी हैं आप कभी मरेंगी नहीं। भले ये आपका देह और ये आपका शरीर का अंत हो जाएगा, लेकिन आपकी कीर्ति जीवित रहेगी और आपकी तरह कोई और अंजना दुबे जो है प्रकट होगी और वो अपने आंचल के छांव तले आपकी ये जो ये जो यात्रा है और आपकी ये जो शुरुआत है उसको जो है पारंपरिक तौर पर जो है उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। जो कल थे वे आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की यह छंद पंक्ति हमें यह प्रेरणा देती है कि हम क्षण भर के लिए इस धरा पर आए हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हम कल भी जीवित रहें और कल भी हमारी कीर्ति जीवित रहे और हमारा गुणगान हो, तो फिर हमें लोगों के लिए जीना पड़ेगा, दूसरे लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको इस एपिसोड में कुछ ऐसी ही कहानी बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ में, और मैं आपके साथ धनंजय कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेशी भारत न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसका मुख्य उद्देश्य जन का हित हो। और मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक एपिसोड में कोई ना कोई प्रेरणादायक व्यक्ति और हस्तियों से परिचय कराते हैं। मेरे साथ इस एपिसोड में वह मातृशक्ति मौजूद हैं जो साक्षात ममता की मूरत है और अपनी आंचल की छाव तले सैकड़ों बच्चों को रखी हुई है, और लगातार वर्षों से अनाथ बच्चों की सेवा में देखरेख करते हुए दीदी 2016 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुकी हैं, सुशोभित हो चुकी हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ में। सर्वप्रथम आप तो अब कोई परिचय का मोहताज नहीं रही। जब राष्ट्रीय स्तर का आपको इतना बड़ा सम्मान मिल चुका है तो फिर आप कोई परिचय का मोहताज नहीं रही, तो फिर भी हमारे दर्शकों को एक बार अपने ही मुख से दीदी अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, जब परिचय देने की बात आती है तो हर लोग सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर अपना परिचय क्या दे। परिचय वो जो आपके माता पिता आपको दिए हैं, परिचय वो जो आपके कर्म ने आपको बनाया है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा नाम वंदना दुबे है और मैं स्वामी विवेकानंद अनाथ सुरक्षा आश्रम की संचालिका हूँ,
2005 में मैंने बच्चों को, अनाथ बच्चों को लेकर के एक संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया था और उसी पर काम कर रही हूँ। मेरा मुख्य काम जो है बच्चों को लेकर के है, वही मेरा परिचय है कि मैं बच्चों के नाम से जानी जाती हूँ। वंदना दीदी से मेरा पहला प्रश्न, आप बचपन में कौन सी वो दर्द सही थी जिसके चलते आप पूरी जीवन को आप जो है ऐसे अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए अपनी जीवन को समर्पित कर दी? हमारे दर्शकों को एक बार बताएं, कोई तो एक दर्द वो मिला होगा आपको। देखिए, मेरे माता पिता और हम लोग 5 भाई बहन जब एक साथ रहते थे तो होता क्या था कि मेरे पिताजी कोई बहुत बड़े पदाधिकारी या कुछ नहीं थे, वो एक मामूली से ड्राइवर थे। उनके कारण से हम लोगों को तथा पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, हर चीज़ में कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। खास करके तब जब आप एक थोड़े कास्ट में भी, अगर हम लोग ब्राह्मण कास्ट से आते थे तो लोगों का एक अलग होता था कि आप कुछ और कोई काम कर भी नहीं सकते। तो हमारे मन में एक जहन में हमेशा आता था कि जब मेरे माता पिता हैं और हमको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ रहा है, तो वैसे बच्चों का क्या होता होगा जिनके कोई पेरेंट्स नहीं होंगे, जिनका तो दुनिया में कोई नहीं है। तो ये सवाल मेरे मन में बहुत सारा हमेशा आता था, लेकिन एक अंदर में जुनून था क्या कि हमको पढ़ लिख करके कुछ और बनना है, क्योंकि सोशल वर्क कोई वर्क नहीं होता था लोगों के लिए, वो भी खास करके उस समय 2005 में गोड्डा जिला में कोई मायने नहीं रखता था। मतलब रहता था कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, आप इंजीनियर बनना चाहती हैं, आप क्या बनना चाहती थी, सबसे सवाल पहला चीज़ यही पूछा जाता था। तो मेरे मन में भी जब ये सारा चीज़ हुआ तो बहुत चीज़ ऐसा घटना घटा कि मेरे पापा जब बहुत ज़्यादा हम लोग कष्ट में थे तो अलग अलग भाई बहन को अलग अलग जगह में डाल दिया गया, कोई मौसी के घर में, कोई बुआ के घर में, कोई नानी के घर में, कि भाई सबको एक साथ में दिक्कत नहीं हो, वो पल जाए। पर जहाँ पर हम रहे वहाँ पर हमको बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा। मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स उस पोस्ट पर नहीं है जो आपका देख रेख अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रिलेटिव होते हैं वो भी आपको यूज करते हैं। मतलब आप समझिए कि उस समय जो हम यूज हो रहे थे, आप बाल मजदूर बोल दीजिए, घर का काम वगैरह ये सब। हाँ, तो वो जो है मेरे जहन में कहीं ना कहीं मतलब एक घर कर गया था कि जब भी हमको कुछ होगा तो हम ऐसे बच्चों के लिए काम करेंगे। और जी बिल्कुल दीदी, और हम तो देखे हैं कि आप जो है बाल्यकाल से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। वंदना दीदी से हम जानना चाहेंगे कि आप संथाल परगना की छोटी सी जगह ये गोड्डा से आप जो हैं किस प्रकार से अपनी इस आश्रम की शुरुआत की, और ये यात्रा के बारे में बताएं कि आप किस प्रकार से यहाँ से यात्रा शुरू करके जो है भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों आप इतना बड़ा पुरस्कार और इतना बड़ा सम्मान आप जो है हासिल की। थोड़ा, और आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। पहला चीज़ तो ये गोड्डा जिला आज से 10-15 साल पहले कुछ नहीं था। आप समझिए कि गांव और गोड्डा जिला कोई फ़र्क नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं था। जब हम यहाँ पर आए और हमको लगा कि मतलब इस सब्जेक्ट पर हमको काम करना चाहिए, तो कोई भी हम लोगों के साथ में नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब लड़कियों का घर से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल था। जब हम अपने मम्मी पापा को बोले तो पहला तो उनका सवाल यही था कि जब घर में खुद खाने के लिए नहीं है और दूसरे के बारे में सोच रही हो, तो हमको तो कहीं से कुछ समझ में नहीं करना ही है तो पढ़ाई लिखाई करके कुछ और करो जहाँ पर मेरा नाम रोशन हो। तो घर में पहला द्वंद्व चला कि ये करना ही नहीं है। आप जब घर से निकलते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों का सामना कर, कोई कैसा है कोई कैसा है। जब आपको जान रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो पता नहीं लोग आपका फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। तो उन सारे चीज़ों का सामना जब हम लोग करने लगे तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हम धीरे धीरे मजबूत होने लगे। हमको लगता था कि जब भी कोई दिक्कत मेरे साथ सामना मतलब हमको करना पड़ता था तो कहीं ना कहीं वो हमको कुछ ना कुछ सबक एक सिखा करके जाती थी। बहुत सारे मेरी फ्रेंड थी जो हमको देख करके उसके पेरेंट्स बोलते थे कि ये तो कुछ नहीं, ये ऐसे ही रोड पर निकल गई है, बच्चों को चुनती है तो ये करती है वो करती है। बहुत सारे ताने जो है आपको सुनने के लिए मिलेंगे। ऐसा सिचुएशन हो चुका था कि जब कोई किसी के घर में फंक्शन होता था, कुछ भी होता था, तो लोग हमको बुलाना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि पता नहीं किस कास्ट के बच्चे हैं, कैसे रखती है नहीं रखती है। वो सिचुएशन मेरे घर में भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं असर होने लगा। पापा को कहीं ना कहीं लोग बोलते थे बैठा करके कि ये आपकी बेटी क्या कर रही है, आप उसको रोकिए। पर हम रुके नहीं। हमको लगता था कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और ये ईश्वर का इच्छा है, मेरे मन के अंदर में बस यही भावना होता था कि बस वो ईश्वर का इच्छा है, हमको करना है और दुनिया का कोई ताकत ऐसा नहीं, जब आप कोई चीज़ ठान लें तो उसको कोई रोक सकता है।
तो मेरे साथ भी बस यही सिचुएशन पैदा हुआ। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और जब आगे बढ़ने लगे, जब कोई आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर आपके काम की तारीफ करते थे, तब जो है ना लोगों के मन में लगा कि ये सही काम है, मतलब तभी आप अच्छे हो गए लोगों के लिए। खास करके जब हमको राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जब हम वहाँ पर गए, तो जो लोग मतलब हमसे नफरत करते थे, जो लोग कोई सपोर्ट नहीं करते थे, वो भी मेरे सम्मान के लिए आए। तो कहीं ना कहीं मेरे फादर मदर को भी ये चीज़ लगा कि हम लोगों का डिसीजन गलत था, इसका डिसीजन अपने जगह पर सही था, क्योंकि मदर फादर भी मेरे बारे में अच्छा ही सोचते थे। उन्हें लगता था कि ये जो संघर्ष का दौर, संतानों के प्रति चिंता, कि ये जो संघर्ष का दौर है, पता नहीं अकेले ये कैसे करेगी, ये दिमाग में कहीं ना कहीं आता था। पर ये मतलब आपको पता नहीं, शायद पता है या नहीं, जिस समय मेरे पास 11 बच्चे थे तो हमको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, तो रुई का बत्ती, अगरबत्ती, ये लोग हम लोग सब मिल के बनाते थे, और उसी से मतलब 2 समय का भोजन आता था। कुछ लोग थे जो मदद उस समय भी करते थे मेरे, कि कोई 10 किलो चावल लेकर के आया, कोई कुछ लेकर के आया। उस समय कोई सरकारी सुविधा कहीं किसी प्रकार का किसी के साथ में नहीं था, और कोई पदाधिकारी भी आकर के देते नहीं थे। दीदी, आप गोड्डा में जो ये आपका स्वामी विवेकानंद अनाथ सुरक्षा आश्रम है, इसका संचालन आप किस प्रकार से करती हैं? क्या आपको सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिलता है, और नहीं। अगर नहीं तो आपको लोगों का सहयोग किस प्रकार से मिलता है? किस प्रकार से आप शुरू से लेके इस आश्रम का शुरुआत की थी और यहाँ तक का यात्रा थोड़ा, और हम तो लोगों से ये भी सुने हैं कि आप शुरुआती दौर में जो है एक भिक्षा के सहारे जो है इस आश्रम को चलाती थी, तो थोड़ा बताएं दीदी। देखिए 2005 में जब इसको हम लोग मतलब स्थापित किए, उसमें बहुत कम एज था मेरा, और काम करने का सिर्फ एक जुनून था। दीदी थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहेंगे। दीदी बिल्कुल सही बात बोल रही है। स्क्रीन में आपको वो इमेज चल रहा होगा कि दीदी खुद बच्ची है, लेकिन अपने गोद में छोटी सी बच्ची को या छोटे से बच्चे को जो है माने दूध पान करा रही है। तो ये दीदी जो है बचपन से ही बच्चों के प्रति जो है समर्पित होकर जो है हमको एक ही चीज में मेरे दिमाग में ये आता था कि मेरा जो बचपन है वो खत्म हुआ, पर दूसरों का बचपन खत्म नहीं हो। तो जब 2005 में इसको हम लोग चलाना स्टार्ट किए, तो बहुत कम लोगों का एक सपोर्ट मिलता था। कोई बोलता था कि मेरे घर में पुराना कपड़ा है तो उसको यूज के लिए ले सकती हो, या फिर कोई होते थे कि अच्छा ठीक है 10 किलो चावल है, तो वो तो धीरे धीरे, और हम लोग कुछ ना कुछ एक वर्क करते थे, कभी पल्स पोलियो में, कभी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते थे, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। तो उससे जो भी होता था उन बच्चों का पालन पोषण में जाता था। जब धीरे धीरे 2-4 साल बीतने लगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कुछ ना कुछ ला करके देते थे, और हम लोग भी एक अपील करते थे कि बहुत सारे चीज़ घर में आपके पड़े के पड़े रह जाते हैं, वो आपके लिए यूज के लायक नहीं है, पर मेरे लिए है। जैसे बहुत सारे खिलौने होंगे, कपड़े होंगे, या आप एक मुट्ठी चावल भी अगर जमा करते हैं, हर दिन खोलते हैं वैसे बच्चों के लिए, तो वो अगर मेरे तक पहुँचता है तो कहीं ना कहीं वैसे बच्चे जो भूखे रह जाते हैं उनको एक सपोर्ट मिलेगा। तो इस मुहिम में सबसे ज़्यादा मुझे लोगों का सपोर्ट मिला, वो मेरे बात को समझे और हमको एक तरह से सपोर्ट करने लगे। आपको पता होगा कि 2016 या 17 के लगभग में अडानी का जब प्लांट लगा था, तो कुछ बच्चों को वो लोग अडॉप्ट किए थे, और उसका ट्यूशन फी वो लोग उठाते थे, वो देते थे। पिछले 2 साल से फिर वो लोग बंद कर दिए। तो हम लोग ऐसा नहीं कि हिम्मत हार गए, हमको लगा कि उनको ज़रूरत था तो उन लोगों ने दिया, आज ज़रूरत ख़त्म हो गया तो वो बंद कर दी। अब क्या हो गया कि हम लोग खुद से उतना टीम बना चुके हैं कि अगर किसी को भी एक फ़ोन करके भी बोल दें कि भाई ये बच्चा पढ़ रहा है, इसका फ़ी कटाना है, ये कुछ भी है, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं। आपके काम में वो ताकत होना चाहिए कि लोग आपके लिए आए। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जब कोई भी चीज़ खोलते हैं, चलाते हैं, तो वो घर घर इकट्ठा करने भी जाते हैं। पर संजोग ऐसा रहा कि मेरे बात में वो प्रभाव था या मेरे काम में प्रभाव था, लोग हमसे हमेशा प्रभावित हुए और वो ला करके दिए कि अगर तुमको लगता है कि और सपोर्ट का ज़रूरत है तो सपोर्ट हमको मिलता था। मेरे संस्था से अभी लगभग में 3-4 बच्ची का हम लोग शादी करा चुके हैं। अभी हम देखें कुछ दिनों पहले ही आप जो है शादी को धूमधाम से कराई है, और ऐसा शादी नहीं कराई है कि कोई अनाथ बच्ची का शादी हो रहा है, इस प्रकार से कराई है जैसे आपकी बेटी हो खुद की, और धूमधाम के साथ, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होना चाहिए, वो भी कमी नहीं रहा, क्योंकि शादी एक ऐसा चीज होता है, लोगों के लिए यादगार का पल होता है। तो हम लोग भी यही चीज चाहते कि शादी उसका ऐसा लगे कि उसको मतलब यादगार एक पल हम लोग दे सके। शुरू से जो भी रहा, जैसा रहा, कस्तूरबा में वो पढ़ाई की, सब कुछ की, तो
हम लोग भी अपने स्तर से कोई कमी नहीं छोड़ा, उसमें लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला। सब अपने इच्छा से, कोई फ्रिज, कोई टीवी, कोई कुछ उसको भर करके मतलब बहुत धूमधाम से कराई। हम देखे दीदी, एक मिडिल क्लास फैमिली भी उस प्रकार का शादी कराने के लिए सोचता है कि किस प्रकार से हम कराएं, और उस प्रकार से आपने जो है कराई। तो दीदी किन चुनौतियों का मतलब जैसे आपकी बातों से पता चला कि आपको सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला था, अभी मिलता है? अभी नहीं, मतलब आप अपने ही सामर्थ्य के बल पर जो है आप आश्रम को चला रही हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है, खुद का सपोर्ट, जैसे कुछ डॉक्टर है उनका मंथली कुछ राशन आता है, कोई मरवाड़ी संगठन है कुछ वो लोग सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग वैसे हैं जो मतलब भंडारा के नाम पर ही कभी महीने में 1 दिन 2 दिन भोजन दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट भी मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। आप जब ईमानदारी से काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और जरूरी भी नहीं है कि आप सरकार के सपोर्टिंग से ही कुछ भी करें। एक ये भी मैसेज लोगों को जाना चाहिए कि हमारा भी कोई फर्ज होता है, हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा दीदी, हमें बताएं कि आपके पास जो बच्चे आते हैं वो आपको बच्चे किन हालातों में मिलते हैं? देखिए, पहले जो बच्चे आते थे, पहले शुरुआती तौर में जो बच्चे 2005 में ये सब समय में जो आए थे, वो क्या होता था, कोई हम लोगों को सूचना देता था, कोई हॉस्पिटल में छोड़ दिया, कोई कहीं छोड़ दिया, तो वो बच्चे हम लोगों के पास आते थे। वो बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए कि जब यहाँ CWC गठन हुआ, ये सब हुआ, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं एडॉप्शन में चले गए। अब क्या होता है, जैसे हम लोगों को कहीं से कोई सूचना मिलता है कि मुखिया या वहाँ के कोई प्रधान है, वो लोग सूचना देते हैं कि इसके माता पिता डेथ कर गए हैं, ये यहाँ पर पढ़ाई नहीं करता है बच्चा, इनके जो और रिलेटिव हैं इनको यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना बचपन जब याद आता है उस चीज़ को देखते हुए, तो हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट का हम लोगों का तरीका एक अलग है कि जैसे बच्चों को घर लाने के बाद उसका देखते हैं कि मतलब एजुकेशन लेवल क्या है, वो क्या जानते हैं। जैसे अभी हम लोग के अगर घर में घूमेंगे, कहीं भी जाएंगे, तो 3 साल का बच्चा पढ़ाई स्टार्ट कर देता है, पर ऐसे गांव में बच्चे लगभग में 9 साल 10 साल 11 साल के हो जाते हैं और वो ABCD नहीं जानते, तो उसको हम लोग 3 महीना अपने घर पे पढ़ाई करवाते हैं और एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अभी हाल ही में हमको लगता है कि 20 दिन 25 दिन हुआ होगा, हम लोग JP होली में अभी 15-16 बच्चों का एडमिशन कराए। वो और बच्चों की तरह टाई बेल्ट लगा करके स्कूल जाते हैं, बस उन्हें लेने आती है। उन्हें वो फील नहीं होना चाहिए कि वो मतलब औरों से अलग हैं, उन्हें ये लगना चाहिए कि वो जैसे घर से बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से बच्चे घर वापस आते हैं, बस वही माहौल हम लोगों को देना है। दीदी, आपके यहाँ पे झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जैसे हस्ती भी आए हैं, और वो आकर क्या फील किया, और उसके अलावा भी कौन कौन से हस्ती आपके यहाँ से आकर गए हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। यहाँ तो अनगिनत बहुत सारे लोग आए, मतलब पदाधिकारी में बोलिएगा तो IG, DIG, SP, DSP, हर रैंक के व्यक्ति आते हैं। अब चले जाइए आप नेता में तो स्पीकर सर का भी आपने नाम लिया, वो तो थोड़ा सात्विक हाँ, थोड़ा स्वभाव का व्यक्ति स्वभाव है, के हैं, तो दीपिका मैम है। वो क्या फील करके गए? देखिए, वो लोग जो यहाँ पर आते हैं उन लोगों को भी लगता है कि कोई ऐसा प्लेस जहाँ कुछ सपोर्ट हम भी कर सकें और अपने बातों को रख सकें। जब यहाँ पर लोग आते हैं तो पहले जो उनके मन में बहुत सारा सवाल होता है, वहाँ यहाँ आने के बाद खत्म हो जाता है। कि कोई, जैसे कि हम लोगों से पहले लोग सवाल करते थे कि कोई व्यक्ति किसी के लिए ऐसा क्यों करेगा, किस लिए करेगा, तो वो सवाल यहाँ पर खत्म हो जाता है कि संसार में वैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो आप 10 मिनट भी अगर यहाँ पर समय दिए तो वो आपका उस सोशल एक्टिविटी में ही कहलाएगा। आप 10 मिनट भी समय दिए, बच्चों के साथ गुजारे, तो वो भी बहुत बड़ा चीज़ है। तो वो जब फर्स्ट बार यहाँ पर आए थे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, और मतलब 2 कंप्यूटर भी वो दिए थे बच्चों को सीखने के लिए, वो अभी भी है और बच्चे सीखते भी हैं। तो इसमें तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी अभी करना चाहूँगी कि, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कुछ ना कुछ अपने तरीके से मदद करते हैं। दीदी, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024 के डेटा के मुताबिक अगर 127 भूखमरी देशों में अपने देश को देखें तो 105वें स्थान पर है। तो वैसे में दीदी, आप लोगों को अपनी ओर से क्या प्रेरणा देंगी, क्योंकि वंदना दीदी में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि सब देश के बच्चों को जो है आप लालन पालन करा सकती हैं और भोजन करा सकती है, तो अपनी ओर से क्या प्रेरणा देंगी अगर कोई लोग जो अपने अपने जिलों में अपने अपने जगहों में आप ही का तरह जो है दूसरों के लिए समर्पित होकर सेवा भाव से ऐसे बच्चों को गोद लेकर जो है उनका देखरेख करना चाहे, उनके लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहे, तो वो लोग किस प्रकार से
देखिए, कर सकते हैं, थोड़ा इसे आज बताइए। के डेट में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, क्योंकि काम भी कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति को खिलाना और उसे रखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब हम दिल्ली गए थे पुरस्कार लेने के लिए, तो उस समय एक व्यक्ति से मिले थे, वो केरल के थे, वो टोटो चलाते थे। तो हम पूछे कि आपको जो ये पुरस्कार मिल रहा है वो किस पर्पज़ से मिल रहा है, जानना चाहे। तो उन्होंने बताया कि जब कहीं पर शादी ब्याह का माहौल होता है या कुछ भी होता है, वहाँ भोजन बचता था, तो हम टोटो लेकर के जाते थे और वहाँ से जो सामान फेंक देता है लोग, उसको इकट्ठा कर लेते और रात में जा कर के वो बांटते थे, कहीं भी कोई भूखा है या कुछ भी है। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति वो चाह रहा है कि वो भोजन बर्बाद नहीं हो। हर घर में एक समय में एक व्यक्ति का भोजन फेंका जाता है। आप कुछ वैसा स्कीम बना सकते हैं कि ये भोजन किसी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप ठीक है यहाँ पर हैं, वंदना दीदी है, वंदना को आप सपोर्ट कर दिए, पर हर एक जिला में आपका कोई ना कोई एक वैसा टीम होना चाहिए जो आप अपने घर से एक मुट्ठी अनाज दे करके भी किसी का मदद कर सकते हैं। पेन कॉपी, क्योंकि भोजन ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भोजन के साथ में आप उसे एजुकेशन का कुछ सामान दें कि वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए, वो खड़ा हो जाए और उसके लिए मदद करें। मेरा संदेश बस यही रहेगा कि आप अपने जीवन में कुछ करें ना करें, पर चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो शादी का सालगिरह हो या कोई भी वैसा फंक्शन करते हैं, तो आप कुछ वैसे व्यक्ति के लिए कर दीजिए जो निस्सहाय हैं, जिसके पास वो चीज़ नहीं है। जैसे बहुत आप देखेगा कि बच्चे खाली पैर चल रहे हैं, उसके पास कुछ नहीं है, तो उसको 2 जोड़ी जूता भी खरीद दिया और उसके चेहरा पे जो मुस्कान है, तो मेरा बर्थडे वहीं पर सफल हो गया। जरूरी नहीं कि हम केक काटें। तो वो मेरा है कि आप इसी काम में लगिए। आप जो लगातार 20 वर्षों से आप जो है इस आश्रम को चला रही हैं, और कितने उम्र में आप जो है इस क्षेत्र में जो है अपना सेवा देना शुरू कर देखिए, दी थी? हम 5 से रजिस्ट्रेशन कराए, पर काम जो है मेरा 2000 मतलब नहीं, तो हम 3 देखकर से, एक इमेज देखें मतलब आपका, 16, 17, आप 16, बच्ची थी उस हाँ। समय, और उसी समय से आप जो है मतलब इस क्षेत्र 16 साल के थे, वो हम लोग का स्टार्टिंग था। 17-18 साल में हम लोग काम पे, प्रोफेशनली, हाँ, बस उस पर आ गए। मतलब जब भी कोई पदाधिकारी भी हम लोगों से मिलते थे तो बोलते थे कि पहले अपना पढ़ाई पूरा करो, फिर ऐसे चीज़ों पर लगो। तो हम बोलते थे कि सर मान करके चलिए कि हम अभी 10 साल अपना पढ़ाई में लगा दें और ये बच्चा किसी गलत रास्ते पर चल जाए, तब तक तो ये तो मेरा इंतज़ार नहीं करेगा ना। तो हमको लगता है कि यहाँ पर हमको कोई ना कोई सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग उस समय भी सपोर्ट करते थे। अपने पढ़ाई के टाइम से ही बच्चों को लेकर, हम तो अपना एग्ज़ाम भी देने के लिए गए थे, तो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ही रहते थे, तो बाहर में रख करके एग्ज़ाम देते थे। तो तभी लोग उदाहरण देते थे। और आपको और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि मेरे खुद के पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पापा बोल दिए थे कि 10th करने के बाद कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, मेरे पास कुछ है नहीं। तो हमको गुस्सा आता था और हम बोलते थे कि आखिर हम क्या करें जो हम पढ़ाई कर सकें। तो किसी से पूछे कि ये बताओ कि जिला में सबसे बड़ा क्या होता है, तो कोई हमको बोला कि डीसी होता है, और कौन होगा। तो हम वहाँ चले गए और बोले कि जैसे भी हो मेरा कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन हमको पढ़ना है। तो उस समय कोई जो उपायुक्त थे उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया, और एडमिशन कराने के बाद जब हम पढ़ाई स्टार्ट किए तो धीरे धीरे कॉलेज का फॉर्म भरने में भी मैडम लोग मेरा बहुत मदद की। महिला कॉलेज में मेरे पास तभी भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तो जो आप ज़िंदगी जीते हैं तो ये कोशिश करते हैं ना कि मेरे सामने में जो हो उसके साथ ये कहानी शुरू ना हो। आपके पास है तो आप उसको दे दीजिए। और अभी भी हम लोग के साथ में ये चीज़ है कि हम लोग कभी कोई चीज़ जमा नहीं करते, जो है उसको दे दो। आपने फर्स्ट में ही एक पंक्ति कहा था ना कि दूसरों के लिए कुछ ऐसा करो जो आप जीवित रहे और ये आप ही का विचार है। हाँ, जीवित रहे। तो ये हम लोगों का भी सोच यही चीज रहा कि मेरे मरने के बाद भी हम जीवित रहे, ये बोले कि मतलब चाहे बच्चों के साथ मेरा नाम जुड़ा रहो, चाहे ये मंदिर के साथ में जुड़ा रहे, या हम लोगों के द्वारा कुछ ऐसा चीज बना दिया जाए तो वो हमेशा आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार रहना चाहिए। अपने लिए जीना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। कोई लोग बोलता है ना कि मेरा बेटा फलना बन गया, मेरा बेटा वो बन गया, वो बहुत आसान है। बहुत आसान है कि आप रात दिन मेहनत करके कुछ भी बन जाइए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है जब अपने हिस्से का भोजन काट के आप किसी को देते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि जब आपके सामने में 10 बच्चे भूखे पड़े हैं और आपको ये लगेगा कि उसको भोजन कैसे कराया जाए। जब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि मतलब ज़िंदगी क्या है। एक माँ बाप अपने 2 बच्चों को पालते हैं, 2 बच्चों को पालने के लिए वो नौकरी करते हैं, संघर्ष करते हैं, तरह तरह की चीज़ों को करते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ में जो हुआ कि मेरा बचपन भी बच्चों के साथ में ही बीत गया। अब दीदी 15-16 साल की अवस्था से आप
एक माँ बनना चुन ली है ना, और वहाँ से यात्रा करके आप यहाँ तक आकर इस मुकाम पर आप सफल हुई कि आपको राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल चुका है, एक अलग नाम, एक पहचान मिल चुका है। झारखंड विधानसभा के स्पीकर जैसे लोग आपके यहाँ पे आते हैं और कुछ फील करके जाते हैं। आप दीदी आगे के लिए क्या सोची हैं, क्योंकि आप जो कर चुकी हैं आप कभी मरेंगी नहीं। भले ये आपका देह और ये आपका शरीर का अंत हो जाएगा, लेकिन आपकी कीर्ति जीवित रहेगी और आपकी तरह कोई और अंजना दुबे जो है प्रकट होगी और वो अपने आंचल के छांव तले आपकी ये जो ये जो यात्रा है और आपकी ये जो शुरुआत है उसको जो है पारंपरिक तौर पर जो है उसका प्रतिनिधित्व करेंगी। तो दीदी आप आगे के लिए क्या सोची है? देखिए, मेरा सोच बस वही है कि जैसे कभी मान करके चलिए कि आप 40-50 बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, 60 बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, ये कैसे बरकरार रहे। एक वैसे टीम का गठन धीरे धीरे करते जा रहे हैं कि हम लोग एक सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा बच्चा नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, उसमें बहुत सारी कलाएं हैं पर उसको कोई मदद नहीं मिल रहा है, तो वो हम लोग एक टीम बनाना चाह रहे हैं जो कि बनाएंगे। और दूसरी बात, जैसे कि हेल्थ इशू भी बहुत सारे जगहों पर होता है कि शुरुआती तौर में आप कहीं बाहर में इलाज कराने के लिए जा रहे हैं और आपको कुछ मिल नहीं रहा है। सुविधा आपको जब भी मिलेगा सरकारी स्तर पर तो 1 महीना टाइम लग जाएगा, 15 दिन टाइम लग जाएगा, तुरंत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग का टीम उस पर भी वर्क कर रहा है कहीं ना कहीं कि हम लोग मंथली कुछ ना कुछ उस चीज़ में डाल रहे हैं कि अचानक से किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें मदद कर सके। रहा बात कि मेरे अभी बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जो मेरे नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। एक सवाल था कि वो हमसे पूछ रहे थे कि बन्ना दी ये सोशल वर्क क्या होता है। हम किसी से भी पूछते हैं तो बहुत आसान होता है ये वर्ड बोल देना, जब उसके समझ में कुछ नहीं आता तो वो बोलता है कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं। तो इस पर मेरा एक ही चीज़ कहना, सोशल वर्क बहुत आसान चीज़ नहीं होता है। एक नेता भी काम करता है तो उसको भी सोशल वर्क डाला जाता है, आप एक पेन भी बांट देते हैं उसको भी सोशल वर्क दिया जाता है। मेरे नज़र में सोशल वर्क तभी सक्सेस है जब आप किसी भी मुहिम को चलाते हैं और वो सक्सेस हो जाता है। कहीं ना कहीं आप अगर 20 बच्चों को भी पढ़ाते हैं और वो 10 बच्चे भी कुछ काबिल बन जाते हैं, तब आपको लगेगा कि आपने कोई सोशल वर्क किया है। और आपको पता होगा कि सोशल वर्क करने में कोई सुविधा और कोई सरकार का कहीं नहीं। अभी हम हॉस्पिटल जाए, 50 लोग अगर लाइन लगे हुए हैं तो शायद अगर नेता खड़ा होगा तो उसको पहले अंदर कर दिया जाएगा, पदाधिकारी होगा तो उसको अंदर कर दिया जाएगा। पर हम अगर सोशल एक्टिविटी भी करते हैं तो हम खड़े के खड़े रह जाएंगे, हमको कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा। तो सोशल वर्क वो है जहाँ आप सम्मान के भूखे नहीं हैं, बल्कि आप अपने मन में विचार को इतना मजबूत कर लीजिए कि इस पड़ाव को झेलने के लिए पता नहीं आपको क्या क्या सहना पड़ेगा और इन सारे कष्टों को गुजर करके भी आपको वो करना है। ये आपके मन का आवाज़ है तो आप उसे कर सकते हैं। दीदी मेरा अब अगला प्रश्न, जब बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं और अब माँ बन के जिस प्रकार से देख रेख कर रही हैं, हाल ही में आप एक यहाँ की बेटी का विवाह कराएँ धूमधाम से, जब बच्चे बड़े होकर बिछड़ते हैं, जब बच्चियाँ आपसे बिछड़ती हैं, उस पल को और उस दर्द को थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप शायद जो चीज़ को सहन कर लेती हैं, हम लोग तो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे। ये पीड़ा तो हाँ, सच में बहुत होता है कि बचपन से जो आपके साथ में रहे हैं वो जस्ट फीलिंग एक माँ बाप की तरह हो जाता है। क्योंकि आप अगर एक जानवर के साथ भी अगर समय बिताती हैं तो उसके साथ लगाव हो जाता है, उसके साथ एक अलग जो है प्रेम हो जाता है। तो इस थोड़ा सा दर्द को हमारे जब बच्चियां की शादी लगती है तो उस समय तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि हाँ शादी लग गया, उसी चीज़ में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अब शादी कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। पर जैसे जैसे वो विदाई का एक समय आता है तो कहीं ना कहीं वो सारा याद जो बचपन में हम लोग एक साथ गुजारे रहते हैं, बहुत सारे बच्चों का स्टोरी ऐसा सब जब सुनाएंगे तो आपको मतलब बैठे ये हंसी आ जाएगी। जब वो जाने लगी तो वो बोलती है कि बन्ना दी आप हमसे कल मिलने आइएगा ना, तो हम बोले अब मिलना बंद करो, अब तुमको हम कहीं दे चुके हैं, अब तुम वहीं पर हो। पर उसके सामने ये जताने का प्रयास करते हैं कि हमको कोई दुख नहीं है तुम्हारे जाने का, ताकि उसको ये पीड़ा नहीं हो। ये जो आने वाला समय बाद में रोती है, हाँ बाद में हम लोग सब कहीं ना कहीं रोते हैं। जैसे आप अभी का बात करते हैं, जब बच्चों को हम लोग हॉस्टल में पढ़ाते थे और बच्चा हॉस्टल जाता था तब भी हम लोग रोते थे, क्योंकि उस समय तो एक कड़ा डिसीजन होता था कि बच्चा बदमाशी कर रहा है ना, इसको हॉस्टल में डाल दो, ये यहाँ पढ़ाई नहीं करे। मेरे बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ाई किए हैं, तो जब हॉस्टल में डालते थे ना तो बहुत रोते थे बैठ कर। तो मेरी मम्मी हमको बोलती थी
कि जब जो है ना कैपेसिटी नहीं है सहन करने का तो भेजती क्यों। पहले कुछ ज्यादा ही भावुक थे, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बीतता चला गया, एक समय बीतता चला गया तो कहीं ना कहीं ये मन में आ जाता है कि रोना नहीं है, आप को जो भीतर ही बस उसको खत्म कर दीजिए। आप जब रोइएगा तो कहीं ना कहीं ये दर्द आपको तोड़ देगा। आपको बताते हैं 2017 की बात है, मेरे फादर डेथ कर गए थे और आंगन में उनका शव था, बता नहीं सकते हैं, बच्चे काफी थे और अगर हम रोते तो वो सारे बच्चे रोना स्टार्ट कर देते। तो हम घर से निकल गए कि पापा का शव नहीं देखना है, क्योंकि हम जब रोने लगेंगे तो वो लोग अचानक से, पता उसको समझ में ये नहीं आएगा कि क्या हुआ दीदी के साथ में, वो मेरे साथ रो करके बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे और कहीं किसी को कुछ हो ना जाए, इसलिए सारे बच्चे को लेकर के हम पेट्रोल टंकी पर चले गए, वहीं पर हम लोग रुक गए और पापा को देखे भी तक नहीं। बहुत सारे लोग बोलने लगे कि अरे अंतिम था, देख लेना चाहिए था, पर मेरा मजबूरी कोई समझ नहीं सका। हम क्यों नहीं गए देखने के लिए, हमको ये लगा कि अगर हम वहाँ पर रोएंगे तो जितने बच्चे हैं ना वो सारा रोना स्टार्ट कर देंगे कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि उसको भरोसा सिर्फ मेरे ऊपर है। आप अगर हमको कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन पर असर पड़ता है। वो सब कुछ हमको मानते हैं कि दीदी मजबूत है तो हम लोग भी मजबूत हैं। तो वो क्षण मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला था उस समय। तो जब उस क्षण को हम अपने अंदर में समेट लिए ना, वो जब पापा के पास गए नहीं, रोए नहीं, जब भी रोते थे अंदर रूम बंद करते थे, फिर रो लेते थे, फिर निकल जाते थे। तो कहीं ना कहीं कोई बच्चा पूछता था कि आप रोए हैं क्या, हम बोले नहीं, रोएंगे क्यों। तो पूछते थे पापा कहाँ गए, तो दिल्ली गए हैं काम करने के लिए। मेरे पापा के बारे में पूछते थे, दिल्ली गए हैं काम करने के लिए। तो बहुत सारा वो सिचुएशन जीवन में इतना झेल चुके हैं कि अब धीरे धीरे क्या होता है ना, अब कोई फर्क नहीं पड़ने लगा इन सारे चीज़ों से कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। बस आप सिर्फ ये मान के चलिए कि आपने जो डिसीजन लिया है वो बच्चों के हित में लिया है, वो डिसीजन जो बच्चों को एक नया जीवन दे सके, वो डिसीजन अगर सही है तो आप कहीं पर भी कमज़ोर नहीं पड़ सकते। नहीं तो कमज़ोर तो हर इंसान कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में पड़ ही जाता है, पर अपने आप को मजबूती से पेश करना ही सबसे बड़ी बात है। दीदी के बारे में बताना चाहेंगे कि दीदी आप जो हैं अपने लिए नहीं, ऐसे बच्चों के लिए पूरा जीवन को आप समर्पित कर दी, तो आप कैसा फील कर रही है, अच्छा फील कर रही हैं या फिर कि नहीं आपको भी परिवार के लिए जीना था, 4-5 बच्चे लेना था, उन्हें बड़ा बड़ा करोड़पति बना देना था। होता क्या है कि हर क्षण में एक अलग अलग डिसीजन होता है। जब हम ये बात सही है दीदी कि आप जो है अपना खुद का बच्चा, हम लोग का, मेरे हस्बैंड और हम लोगों का ये था, विचार था, पूरा क्लियर था कि हम लोगों को बच्चा नहीं करना है। पर घर में कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि लोग ये कहते हैं कि तुम लोग हमेशा दूसरों के लिए क्यों जी रही हो, मेरा भी तो अपना कुछ है, मेरे लिए भी सोचो। तो उस पर हम लोग अभी फैसला नहीं कर सके। हकीकत बात है कि हम लोग फैसला नहीं कर सके, मतलब क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड तो हमेशा कहते हैं कि देखो जिसको पाली और पिछला 20 साल से बच्चा ही पाल रही हो, जीवन में कहीं कुछ नहीं है। हमको लगता है कि शादी के बाद भी हम लोग कहीं एक दिन के लिए भी घूमने का प्लानिंग नहीं कर सके कि यहाँ पर जा सके, ये हम लोग के जीवन के लाइफ में कभी आ नहीं सका। तो जब आप एक लाइफ आपका चेंज होता है तो घर वाले कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ बोलते हैं कि भाई अब अपने बारे में सोचो। तो जब हम शादी भी नहीं किए थे ना उस टाइम में, तो हम बोलते थे कि हमको शादी नहीं करना है। तो उसमें भी 10 लोग हम लोगों को यही चीज़ समझा रहे थे कि देखो शादी इसलिए करना जरूरी है क्योंकि तुमको एक सपोर्टिंग चाहिए, कहीं ना कहीं चाहिए। रहा बात अपने बच्चों का, तो हम लोग इस विषय में कभी सोचे ही नहीं। मतलब मेरा मतलब क्लियर कट सवाल यही है कि आप जो हैं अपना परिवार नहीं बना के इन बच्चों को अपना परिवार का हिस्सा बनाकर अच्छा की, या नहीं, हमको ये खुशी है, ये हमको खुशी है। अब है क्योंकि फैमिली का एक फोर्स पड़ता है कहीं ना कहीं कि आप ऐसा कीजिए, तो वो डिसीजन हम और हस्बैंड तब लेंगे जब बच्चों के साथ, हम लोग का कुछ बच्चा ऐसा है जिससे कि हम लोग मिलकर के बात करते हैं। जब मेरी शादी होने वाली थी तो बहुत सारे बच्चे थे कि नहीं शादी नहीं करना है, दीदी को शादी करने ही नहीं देंगे। तो हम लोग ये, आपको पता होगा कि हम बहुत दिन लेट से शादी किए, तो बच्चों का एक फैसला आया कि नहीं दीदी को शादी करना चाहिए। तो वो हम लोगों का क्या है, एक ग्रुप है। जब हम लोग आपस में बैठते हैं किसी भी तरह का एक डिसीजन लेना होता है तो बच्चे भी साथ में बैठते हैं
कि क्या हमको लाइफ में क्या करना चाहिए। वो जो डिसीजन लेते हैं, फिर हम लोग अपना जो डिसीजन लेते हैं फिर उसको मिला करके करते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग जब शुरुआती तौर में भी थे तो हम लोग का ये डिसीजन एकदम परफेक्ट था कि बच्चा ये वो, किसी के मन में ये फील नहीं हो कि अपना बच्चा के लिए ज़्यादा कर रही है। उसके मन में जिस दिन ये विचार खत्म हो जाएगा उस दिन सोचा जाएगा, पर अब उसके मन में ये विचार कभी नहीं आना चाहिए। सही बात है दीदी। अब मेरा अंतिम प्रश्न, आपको अगर हमारे दर्शकों में कोई सहयोग करना चाहे आर्थिक तौर पर, आर्थिक रूप से, तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं? थोड़ा इसका जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, थोड़ा देखिए, मेरा एक स्वामी विवेकानंद नाम से जो है अकाउंट है मेरे संस्था का, वो आप पहले मोबाइल पर हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। आप संतुष्ट हो जाइए कि हमको आप मदद करना चाहते हैं, तो पहले मेरे जितने चीज़ों को भी आप देख लीजिए, उसके बाद हम अकाउंट नंबर देंगे, आप उस पर हेल्प कर सकते हैं। दीदी का हम कांटेक्ट नंबर और जो भी अकाउंट हमको प्रोवाइड करेंगी, वो हम आपको जो कांटेक्ट नंबर तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, लेकिन अकाउंट का जो भी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ से जो है हाँ, आप डायरेक्टली इस ट्रस्ट कोई ट्रस्ट संस्था है, संस्था है, उस संस्था में आप डायरेक्ट जो है सहयोग कर सकते हैं। दीदी, अब अंत में जो हमारे दर्शक अभी तक आपको देख रहे थे, जो स्वदेशी भारत न्यूज़ के दर्शक हैं, उनको आप अपनी ओर से क्या संदेश देंगी? देखिए, मेरा बस संदेश यही चीज़ है कि आप जहाँ पर भी हैं, कहीं पर भी हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा काम कीजिए। और ख़ास करके हमको लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा नीडी बच्चे ही होते हैं जिनको कि हम लोग बना सकते हैं। तो आप जहाँ पर भी है, मेरा संदेश बस यही है कि आप कुछ ना कुछ एक अच्छा काम कीजिए और अपने आप को खुश कर लीजिए। बस वही जीवन का यादगार है और कुछ नहीं है जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो आपने देखा, हम इस वक्त गोड्डा में मौजूद हैं और ये स्वामी विवेकानंद अनाथ सुरक्षा आश्रम है जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। और देखकर आश्रम नहीं लगा, ऐसा लगा कि कोई ये गुरुकुल हो। और वंदना दीदी जो हैं अपने बच्चों को अपनी संतान की तरह लालन पालन की। हम उनको अपने कैमरों में कैद करने का कोशिश किए हैं ना, और किस प्रकार से देखरेख कर रही हैं, किस प्रकार से अपनी पूरी जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दी। तो हमारा जो शुरुआत में जो पंक्ति है, अगर आपको कल के लिए जीवित रहना है, मतलब आपका जब देह का अंत हो जाएगा, जब आप इस धरा से चले जाएंगे, परलोक को सिधार जाएंगे, फिर भी आपकी यश गाथा का गुणगान होता रहे, तो फिर आपको दूसरों के लिए जीना पड़ेगा। अपने लिए जीकर आपकी यश गाथा की गुणगान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों का नाम भी आज हम लोग याद करते हैं, तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने लिए नहीं जिए थे, वो देश के लिए जिए थे, राष्ट्र के लिए जिए थे और अपना सर्वस्व लुटा दिए, अपना सब कुछ बलिदान कर दिए। अब तो कोई अंग्रेज नहीं है। तो आप ऐसे समाज में जो पिछड़े बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो बेसहारा बच्चे हैं, वैसे लोगों का सहारा बने और कुछ ऐसा कर गुजरे ताकि आपकी यश गाथा, आपकी कीर्ति बरसों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक लोग याद रखें और आपका गुणगान करें। आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। हम आपसे पुनः मिलेंगे स्वदेशी भारत न्यूज़ के अगले एपिसोड में और ऐसे ही कोई प्रेरणादायक व्यक्ति और हस्तियों के साथ। अब हम विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।